नमस्कार, मैं मनीषा शर्मा द डेजर्ट एक्सप्रेस की इस खास पेशकश में आपका स्वागत करती हूँ। अजमेर उत्तर विधानसभा क्षेत्र से हर पार्टी के कई दावेदार सामने आ रहे हैं। हर कोई अपने आप को विधायक पद का प्रत्याशी साबित करने पर तुला हुआ है। इन सबके बीच एक उभरते हुए चेहरे के तौर पर सामने आ रहे हैं महेंद्र सिंह रलावता जी, जो पहले भी अजमेर उत्तर विधानसभा क्षेत्र से दावेदारी कर चुके हैं, चुनाव लड़ चुके हैं। यहाँ मैंने उभरता हुआ चेहरा इसलिए आपके सामने शब्द यूज़ किया है क्योंकि उभरता हुआ चेहरा, क्योंकि एक बार फिर वो पूरी ताकत से जनता के दिलों में जगह बनाकर चुनाव में अपनी दावेदारी प्रस्तुत कर रहे हैं। तो आइए आज हम मिलते हैं महेंद्र सिंह रलावता जी से। रलावता जी, डेजर्ट एक्सप्रेस की इस खास पेशकश में आपका स्वागत है। बहुत बहुत नमस्कार। मेरी तरफ से आपकी पूरी टीम को बहुत बहुत शुभकामनाएं। रलावता जी, अजमेर उत्तर विधानसभा क्षेत्र से आप कांग्रेस पार्टी की तरफ से दावेदारी कर रहे हैं, तो इस बार आपकी दावेदारी कितनी मजबूत मानी जाए? देखिए, मैं जो राजनीति के अंदर आया तो मैं एनएसयूआई के जिला अध्यक्ष के रूप में मैंने काम किया, एनएसयूआई की प्रदेश जनरल सेक्रेटरी के रूप में काम किया। युवक कांग्रेस के अंदर मैं स्टेट का जनरल सेक्रेटरी, वाइस प्रेसिडेंट, राजस्थान का कार्यकारी अध्यक्ष और पूरे ऑल इंडिया का सेक्रेटरी की पद पे मैंने काम किया। मुझे डिस्ट्रिक्ट कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष के रूप के अंदर भी मुझे 6 साल तक अजमेर शहर में काम करने का मुझे मौका मिला। मैं राजस्थान प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अंदर राजस्थान का सचिव रहा और 50 विधानसभाओं का मैं इंचार्ज रहा। मुझे कांग्रेस पार्टी ने पहली बार 2018 के चुनाव के अंदर अजमेर उत्तर से अपना उम्मीदवार बना के मुझे घोषित किया। मैंने चुनाव लड़ा और जब मैं चुनाव लड़ा तो अजमेर उत्तर में अजमेर दक्षिण के अंदर 15 साल से भारतीय जनता पार्टी के विधायक थे। जिस दिन मुझे पार्टी ने मौका दिया, मैं पार्टी का बहुत बड़ा शुक्रगुजार हूँ, क्योंकि मेरे फादर कभी एमएलए नहीं रहे, मेरे दादाजी भी कभी ब्लॉक अध्यक्ष नहीं रहे। मैं एक आम आदमी जिसके फैमिली बैकग्राउंड कभी पॉलिटिकल नहीं था, उस पर पार्टी ने इतना बड़ा विश्वास व्यक्त किया कि मैंने हमेशा कैडर में काम किया, संगठन में काम किया था, मगर विधायक के रूप में मुझे पहली बार आने का मिला। मैं आपको एक चीज़ और बताना चाहता हूँ कि मैं राजकीय महाविद्यालय छात्र संघ का जब मैं पढ़ता था, मैं वहाँ वाइस प्रेसिडेंट भी रहा और मैं वहाँ प्रेसिडेंट भी रहा। उस दरमियान से लेके मैंने आज तक जो अजमेर शहर के अंदर जो काम किया था, लोगों से मेरा व्यवहार था, अजमेर की जनता ने भरपूर आशीर्वाद मुझे दिया। मैं किन शब्दों के अंदर उनका धन्यवाद दूं कि मुझे 70 साल का हाईएस्ट वोट मिला, मगर उसके बावजूद भी मैं चुनाव हार गया। क्यों हार गया? कि मैं जब पिछली बार जब चुनाव लड़ रहा था तो यहाँ संगठन का अभाव था। दूसरा, मैं जिससे चुनाव लड़ रहा था, राजस्थान में भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी। मैं चुनाव लड़ रहा था वासुदेव देवनानी के सामने। वासुदेव देवनानी जी राजस्थान के शिक्षा मंत्री थे और पिछले चुनाव के अंदर पहचान पत्र से वोट नहीं गिर रहा था, वोट गिर रहा था वोटर स्लिप से। वोटर स्लिप डिस्ट्रीब्यूट कौन कर रहा था? बीएलओस। बीएलओ किन के आदमी थे? सत्ता पक्ष के, जिनकी नियुक्तियाँ की गई थी, और अपनी पर्ची दिखाओ और वोट कास्ट कर लो। ये उस टाइम के अंदर था। मैं सत्ता के खिलाफ चुनाव लड़ रहा, उसके बावजूद भी मैं जनता का, मैं कह रहा हूँ आपसे, मैं बहुत बड़ा शुक्रगुजार हूँ कि मुझे आउटराइट इन्होंने मदद की। पर मेरे चुनाव के अंदर जब मैं चुनाव लड़ा तो योगी जी ने मेरे अजमेर उत्तर के अंदर आम सभा की है, और योगी जी ने जब आम सभा की तो निश्चित रूप से आप मान सकते हो कि कितना विपरीत असर पड़ा होगा। मेरा एकमात्र है अजमेर उत्तर जहाँ अमित शाह जी ने मेरे यहाँ रोड शो किया है, और दोनों इन विपरीत आंधियों को, सरकार के सत्ता पे जो चढ़े हुए व्यक्ति को, जिनके पास हर चीज़ थी, और हर चीज़ का मैंने मुकाबला किया इस जनता जनार्दन के आशीर्वाद से। और उसके बावजूद भी मैं कभी विपरीत परिस्थितियों में रहते हुए मैं ये भी नहीं कहना चाहता, क्योंकि राजनीति के अंदर कई बार मौके आते हैं कि अश्वत्थामा मारा गया। अब महेंद्र लड़ा था, क्यों मारा गया? मैं उन गड़े मुर्दों को अगर उखाड़ने का प्रयास करूँगा तो मैं आगे सब लोगों को साथ लेके कैसे चलूँगा? इसलिए हमेशा एक ही सिद्धांत पर रहता हूँ, पिछली बातों को भूलो
आगे बढ़ो और अपने लक्ष्य को अर्जित करो। प्रलाप्ता जी, अभी आपने कहा कि जब आपने पिछली बार चुनाव लड़ा था तो संगठन का अभाव था, तो इस वक्त भी अगर अजमेर में देखा जाए तो कांग्रेस में ना तो शहर जिला अध्यक्ष है और ना ही देहात अध्यक्ष है, तो क्या इसका नुकसान इस बार भी अजमेर के अंदर कांग्रेस को उठाना पड़ सकता है? बिल्कुल, आपने बहुत अच्छा सवाल पूछा है। जहाँ संगठन नहीं होता है उसका नुकसान तो उठाना पड़ता है, और क्योंकि मैंने पहली बार आपने देखा, और जिस कार्यालय में मेरे आप बैठ के बात कर रहे हैं, मैंने 5 साल के अंदर, पौने 5 साल तकरीबन हो गया, मेरा ऑफिस आज भी चल रहा है, नियमित रूप से ऑफिस चलता है। जनता के बीच में मैं जाता हूँ, जनता के साथ खड़ा होता हूँ, जनता के पास बैठता हूँ, और मैंने अपने ही व्यक्तिगत स्तर के ऊपर वो निष्ठावान कांग्रेसी, मेरे यहाँ पे कौन बूथ पे बैठेगा, कौन बार बैठेगा, कौन मूवमेंट करेगा, इन तमाम बातों को ध्यान में रखते हुए मैंने आज उन तमाम लोगों को, आज जब आप और हम लोगों ने पूरा बैठ के किया, तो मैंने हर जनता के साथ बैठकर पूरा प्रयास किया है। पर संगठन जहाँ कमज़ोर होता है, मैं स्वीकार करता हूँ कि निश्चित रूप से हमारे यहाँ संगठन की जो है, क्योंकि एक तरफ तो भारतीय जनता पार्टी पन्ना प्रमुख की बात कर रही है और एक तरफ हम लोग जो काम कर रहे हैं, पर व्यक्तिगत रूप से इस तरह के ऊपर मैंने जिस तरह से काम किया है, मेरे पास संगठन की पूरी तैयारी है, चुनाव की तैयारी है, और चुनाव और मुझे ये उम्मीद है, क्योंकि मेरे जहाँ मैं चुनाव लड़ता हूँ, आपकी जानकारी में नहीं होगा, राजस्थान के अंदर ये एकमात्र जगह जिला है, विधानसभा क्षेत्र है, जहाँ 84 जगह आरएसएस की शाखा तो लगती है, और जब वो शाखा लगती है, और मैं इसके माध्यम से भी आपके कहना चाहूँगा कि मैंने जब पिछली बार चुनाव लड़ा तो मुझे दलगत भावना से ऊपर उठकर अजमेर की जनता ने अपना आशीर्वाद दिया था। अब मुझे उम्मीद है कि जो मैं 5 साल से लगातार उनके संपर्क में हूँ, जो मैंने विकास, और आपने कहा कि मैं कैसे जीतूँगा, मेरे कार्यकाल के अंदर मेरे यहाँ पे 11 स्कूलों को क्रमोन्नत करके 12th के अंदर क्रमोन्नत किया गया है। मेरे यहाँ कार्यकाल के अंदर 5 स्कूलों को महात्मा गांधी इंग्लिश मीडियम स्कूल बनाया गया है। मेरे यहाँ पे 30 करोड़ रुपए सड़कों के और विकास के नाम पर राजस्थान के मुख्यमंत्री जी ने दिए हैं, जिससे कि यहाँ पूरा जो हुआ है। मेरे यहाँ पे 6 मोहल्ला किले खुले हैं। एक मोहल्ला किले का अगर आपको देखना हो तो आप गुगरा घाटी चले जाइए, तो गुगरा घाटी के पास के अंदर बालाजी का स्थान है, उसके पास डॉक्टर बैठता है, वहीं अपनी सेवाएं दे रहा है। ऐसे दूसरा आपको कुंदनगर में मिलेगा, तीसरा आपके प्रकाश नगर पे जो काम चल रहा है, चौथा आपका जो है सोनी नगर है, उसके बाद 5वां आपका कोटरा के अंदर जो है काम, और छठा आपके लोंगिया मोहल्ले के अंदर जहाँ काम प्रोसेस के अंदर है। 6 वहाँ मिले। शिक्षा के जगत में यहाँ काम हुआ, मेडिसिन के जगत के अंदर यहाँ काम हुआ, और राजस्थान की सरकार ने जो अजमेर शहर के अंदर मैक्सिमम कर्मचारी है और जो ओपीएस का लाभ दिया है, जो ओपीएस का जो लोगों को ओल्ड पेंशन स्कीम्स का जो बेनिफिट मिला है, उसका भी मुझे बेनिफिट मिलेगा। सरकार ने जो आज की तारीख में जो आपके स्वास्थ्य के नाम पे दिया है कि अपना कार्ड दिखाओ, अपना इलाज कराओ, आम जनता को 100 यूनिट बिजली दी है। मुख्यमंत्री जी ने 100 यूनिट बिजली नहीं, 2000 यूनिट बिजली जो ग्रामीण जो किसान हैं, कि मेरे यहाँ पे किसान वाला इलाका भी लगता है, वहाँ पे भी हुआ है। मैं आज भी आपके साथ बता सकता हूँ कि हाथीखेड़ा, अजय सर, खरेखड़ी 2.5 करोड़ रुपए की घर घर नल योजना मेरे इस कार्यकाल में स्वीकृत हुई है। मेरे कार्यकाल के अंदर आप माखड़ोली चले जाइए, लोहागढ़ चले जाइए, एक पानी की टंकी और स्वीकृत हुई है। अंकित यानी जितने दुनिया भर के जो काम हुए, सरकार ने जो काम किए हैं, उसका भी निश्चित बेनिफिट मिलेगा। आम जनता का सीधा जुड़ाव रहा है, और पहली बार 0% भ्रष्टाचार मुक्त बनाने का मैंने सतत प्रयास किया अजमेर के अंदर। प्रलाप्ता जी, हर एक विधायक को सरकार की तरफ से सालाना 5 करोड़ रुपए का बजट दिया जाता है विधायक कोष में, तो देवनानी जी को भी 5 करोड़ रुपए का बजट सालाना स्वीकृत हुआ है सरकार की तरफ से। लेकिन कई बार ऐसा हुआ है कि 5 करोड़ रुपए से ज़्यादा का बजट इस्तेमाल करके और विकास कार्यों की बात की जा रही है, तो ये जो अतिरिक्त पैसा है, इसके संबंध में देवनानी जी का कहना है कि ये काम जो है वो मेरी अनुशंसा से करवाए गए। इस बात में कितनी सच्चाई है? बिल्कुल झूठी बात है। जब देवनानी जी के कहने से एक एलटीसी का ट्रांसफर नहीं हो रहा है, वो खुद कई बार आरोप लगाते हैं कि भाई इस सरकार में कोई भी आदमी चला जाओ, कि मेरे एक यूडीसी को, एक टीचर को, एलटीसी को अब पोस्टिंग जब उनके कहने से नहीं हो रही है, तो
तो उनके कहने से 10-10 करोड़ के रुपए काम कौन कर देगा? ये पॉसिबल है क्या? देवनानी जी के पास 5 करोड़ रुपए एक साल के मिलते हैं? क्या देवनानी जी 5 करोड़ रुपए जो उनको मिलते हैं विधायक फंड के, क्या महेंद्र सिंह गड़ौता के अनुशंसा पर 5 लाख रुपए भी कहीं खर्च कर सकते हैं वो? या कभी किया हो तो बताएं वो कि लड़ौता महेंद्र सिंह के कहने से मैंने विधायक कोष का फंड वहाँ लगाया है। जब विधायक कोष का फंड मेरे नाम पर नहीं लगा तो राजस्थान सरकार का जो फंड है वो उनके नाम पे कैसे लग सकता है? झूठी भ्रांति फैलाना है। बयानवीर व्यक्ति है, बयान देना है। मैं आपसे निवेदन करना चाहूँगा, याद कीजिए आप किशन मोटवानी जी अजमेर के अंदर पानी लेके आए, इनके मंत्री, इनके विधायक रहते हुए, इनके मंत्री रहते हुए हमारा पानी जयपुर चला गया। इनके कार्यकाल के अंदर टाटा पावर को प्राइवेट हाथ के अंदर, प्राइवेट हाथ के अंदर बिजली दे दी गई। और आज तमाम लोग जो चिल्ला रहे हैं, मैं तो आज आपके चैनल के माध्यम से कह रहा हूँ, आज राजस्थान के मुख्यमंत्री ने जो आज के तारीख के अंदर जो आपका जो टैक्स लग रहा था वो टैक्स को आज ख़त्म किया ना, कि जो क्योंकि टाटा पावर वाला हर आदमी लगा के आपके ऊपर भेज रहा था। अब इन चीज़ों को जो किया, तो देवनानी जी का जो ये कहना है कि उनकी अनुशंसा पे झूठ का पुलंदा है, उनके नाम पे अगर होता तो दुर्भाग्य है। राजस्थान के अंदर 7 संभागीय मुख्यालय थे और 7 में से 6 मुख्यालयों पर सुपर स्पेशलिटी के हॉस्पिटल हैं। एकमात्र आपका अजमेर, वो हाँ सुपर स्पेशलिटी नहीं थी। हमें धन्यवाद देना चाहिए राजस्थान के स्वास्थ्य मंत्री रघु शर्मा जी का, कि जिन्होंने नया मेडिकल कॉलेज की पूरा जो अभी काम चल रहा है, जो इतनी सुपर स्पेशलिटी हमारे यहाँ अजमेर में मिली है, राजस्थान के सीएम ने, रघु शर्मा जी ने, उन लोगों ने यहाँ सुधारने का प्रयास किया है। शिक्षा को सुधारने का काम किया है, डॉक्टर बी डी कल्ला जी ने किया है। और आज पानी को सुधारने का काम किया है ये पूर्व है कि बी डी कल्ला जी और महेश जोशी जी ने। ये तो दुनिया भर की जैसे बात करेंगे तो उनकी बात करने से थोड़ी होगा। यहाँ अजमेर का जो विकास अवरुद्ध हुआ है, मैं तो आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूँ कि देवनानी जी ने अगर अपने 20 साल के कार्यकाल में 50 नए लोगों को रिक्रूटमेंट दिया हो, वो एक काम बताएं, सार्वजनिक रूप से उनका अभिनंदन भी करेंगे, स्वागत भी करेंगे। प्रलब्धता जी, अजमेर उत्तर विधानसभा क्षेत्र से जो धर्मेंद्र राठौड़ जी हैं, इनकी दावेदारी भी सामने आ रही है कि धर्मेंद्र राठौड़ जी भी आरटीडीसी चेयरमैन जो हैं वो दावेदारी कर सकते हैं। तो इनकी दावेदारी के सामने आपकी दावेदारी कितनी मजबूत मानी जाएगी? देखिए, मैं ज़मीन का आदमी था, ज़मीन का आदमी हूँ। मैंने संगठन नीचे स्तर पे काम किया है। और अजमेर की जो जनता है, अजमेर की जनता, मुझे मानना है कांग्रेस पार्टी जिसको टिकट देगी उसके साथ हम सब लोग लगेंगे, उसके लिए काम भी करेंगे। पर मुझे नहीं लगता कि अजमेर की जनता या कांग्रेस पार्टी उनको टिकट देगा। एक पुरानी पिक्चर का गाना है, अजमेर की जनता बहुत चली गई, कभी भगवान देव आचार्य के नाम पे चली गई, कभी विष्णु मोदी के नाम पे चली गई, कभी जगदीप धनखड़ के नाम पे चली गई, कभी किरण महेश्वरी के नाम पे चली गई, और पिछली बार रिजू झुंझुनवाला के नाम पे चली गई। तो इसलिए यहाँ की जनता भी जानती है। और गाना कौन सा है कि परदेशियों से कभी आँखें मत मिलाना और परदेशियों को तो एक दिन जाना। कहाँ है रिजू झुंझुनवाला? कांग्रेस पार्टी से चुनाव लड़ रहे थे ना। यहाँ का जन्मा जाया ही व्यक्ति यहाँ होगा। आज भी मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ, कोई मेरे विपरीत पार्टी के लोग हैं और आज भी अनिता बघेल यहाँ अजमेर में हैं। देवनानी जी उदयपुर के हैं, कल फिर उदयपुर चले जाएंगे। जब तक आप विधायक बना कर रखो तभी तो अजमेर में रहेंगे। तो इसलिए मुझे नहीं लगता कि बाहरी व्यक्ति को अजमेर की जनता ने तो स्वीकार किया है न स्वीकार करेगी। देखिए, प्रदेश नेतृत्व की बात की जाए तो अशोक गहलोत जी और सचिन पायलट जी के बीच में तकरार सामने आई थी। और ऐसा नहीं है कि ये अभी का है, 2018 में जब कांग्रेस की सरकार बनी थी तब से ये तकरार सामने आ रही थी और बहुत बड़े लेवल पर सामने आई है। अब इसके बाद में अजमेर में भी देखा जाए तो कांग्रेसी नेताओं के बीच में गुटबाजी सामने आ रही है। कुछ दिन पहले गोपाल बाहेती, धर्मेंद्र राठौड़ और नसीम अख्तर इंसाफ के बीच में भी कहासुनी तकरार हुई थी। तो ये जो कांग्रेस में गुटबाजी चल रही है, आंतरिक कलह चल रही है, इसका कितना नुकसान इस बार के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस को उठाना पड़ सकता है? देखिए, कलह चाहे आपके घर में हो, आपके शहर में हो, आपके मोहल्ले में हो, हमेशा खराब होती है। कभी भी कलह के रूप के अंदर अगर घर में सुख शांति चाहते हैं तो एकजुटता जरूर चाहिए, परस्पर लोगों के अंदर प्यार भी होना चाहिए। ये जो मूवमेंट जो आया था, एक बुरा सपना था, मुझे लगता है वो सपना निकल चुका। राजस्थान के अंदर अशोक गहलोत जी का अनुभव, सचिन पायलट जी की ऊर्जा,
सचिन पायलट जी का जो 65% यंगस्टर जो नौजवान हैं, उनकी आशा और आकांक्षाओं के जो प्रतीक हैं, और एक काम के आधार के ऊपर जो अनुभव के रूप में गहलोत साहब हैं, जब दोनों मिलकर साथ लड़ेंगे तो भाई ये फासिस्टवादी ताकतों को मुंह तोड़ जवाब भी देंगे, और आने वाला समय कांग्रेस के लिए हित में भी होगा। और यहाँ का भी नीचे का कांग्रेस का कार्यकर्ता 20 साल से कांग्रेस हार रही है, उस पीड़ा से चिंतित भी है, दुखी भी है, और आने वाले समय में एकजुटता का संदेश के रूप के अंदर हम सब मिलकर काम करेंगे, क्योंकि इतनी सरकार ने अच्छा काम किया है। पहली बार सरकार के खिलाफ कोई एंटी इनकमेंसी नहीं है, तो इसीलिए मैं निवेदन कर रहा हूँ कि आने वाले समय पे कोई गुटबाजी नहीं होगी, खाली अजमेर का विकास, अजमेर का ध्येय और मेरा अजमेर आगे कैसे बढ़े, उसी मुद्दे को लेकर हम लोग साथ में रहेंगे, और कांग्रेस निश्चित रूप से अजमेर में जीतेगी। लापता जी, जो इस बार की प्रदेश कांग्रेस की सरकार आई थी, इससे युवा वर्ग काफ़ी नाराज़ नज़र आ रहा है, क्योंकि बैक टू बैक कई पेपर जो हैं वो लीक हो गए। चाहे आप रीट का पेपर ले लीजिए या आरपीएससी के कई पेपर ले लीजिए जो लीक हुए हैं, और इसका पूरा दोष सरकार पर लगाया कि सरकारी कारिंदे के साथ साथ जो जनप्रतिनिधि भी हैं वो इसमें शामिल रहे हैं। कहीं ना कहीं जाँच पर भी उंगली उठाई जा रही है कि जाँच भी निष्पक्ष नहीं है। तो भ्रष्टाचार कांग्रेस के शासनकाल में राजस्थान में हुआ है, इसमें कोई दो राय नहीं है। तो इसके बारे में आपकी क्या राय है? देखिए, भारतीय जनता पार्टी गणेश जी को दूध पिला देती है, बाघ का पतंगड़ बनाना। इन्होंने क्या क्या आखे ना कि हम इस देश में आएंगे, 2 करोड़ लोगों को नौकरियां देंगे। ये भी कहा था 15-15 लाख रुपए अकाउंट में आएंगे। ये भी कहा था कि दाऊद को हम पकड़ के यहाँ लाएंगे। ये भी कहा था ना कि हम पाकिस्तान को आंख दिखाएंगे, चाइना को आंख दिखाएंगे। ये आज की तारीख के अंदर आपका फास्ट ट्रैक, क्या है फास्ट ट्रैक? कहाँ की कंपनी है ये? फास्ट ट्रैक के नाम के ऊपर ये भ्रष्टाचार उनको वहाँ किसके माध्यम से हो रहा है? राजस्थान के अंदर पहली बार आपको दिख रहा है कि राजस्थान में जो आपका लोकसेवा आयोग का मेंबर, सरकार की अगर मंशा अगर खराब होती तो लोकसेवा आयोग का मेंबर जेल की सलाखों के पीछे नहीं होता। सरकार ने करप्शन को ख़त्म करने के लिए, पेपर लीक खत्म करने के लिए कड़ा से कड़ा कानून बनाया है, जिससे कि लोगों को है ना दंडित किया जा सके। पहली बार उनकी बिल्डिंग्स को डिमोलिश की जा रही है राजस्थान के अंदर। और आपको जो आज दिख रहा है कि बड़े से बड़ा अधिकारी आज पकड़ में आ रहा है ना, इसका मतलब सरकार की मंशा साफ है। अगर सरकार की मंशा साफ नहीं होती तो आज की तारीख में ये थोड़ी हो पाता। इसलिए ये लोग कह रहे हैं कि हमने तय किया है। हाँ, जो पेपर लीक हुआ है उनको हमने गिरफ्तार किया है, जो पेपर लीक हुआ उनको कड़ी से कड़ी सजा दे रहे हैं। विधानसभा में उनके विरुद्ध हमने कानून पारित किया है। महिलाओं पर जो उत्पीड़न हो रहा है, महिलाओं पर जो अत्याचार हो रहा है, उसको रोकने का भी हमने प्रयास किया है। और राजस्थान के मुख्यमंत्री जी ने कहा हर आदमी आए उसका मुकदमा दर्ज होगा, दर्ज हो रहा है। आज ये कहेंगे कि सब यह हो गया वो हो गया, ये लोग मास्टर आदमी है। अजमेर के अंदर टाटा पावर को भारतीय जनता पार्टी देवे, अब उसके ऊपर आपका यूजर चार्ज लग गया, बिलों में आ गया, बिलों में जुड़ रहा है। आज राजस्थान के मुख्यमंत्री ने 2500 करोड़ रुपए का यूजर चार्ज तीनों कंपनियों को क्या कहा है कि हम इसको सरकार बैन करेगी। यूजर चार्ज कौन लगा रहा है? इनकी दी हुई कंपनियाँ। इम्प्लीमेंट कौन कर रहे हैं? ये लोग। ये भ्रांतियाँ फैलाकर राजस्थान के विकास को अवरुद्ध करना चाहते हैं। यहाँ तक आपने देखा, चाहे पटवारी से लेकर कलेक्टर हो, चाहे नीचे के मंत्री से लेकर कोई अधिकारी हो, हर आदमी को दंडित करने का प्रयास कांग्रेस सरकार ने किया, उनको कटघरे में खड़ा किया और न्यायपालिका के सुपुर्द किया है। न्यायपालिका में जो विश्वास कहाँ करते हैं ये लोग? अगर विश्वास करते तो एक कोर्ट के अंदर 2 साल की सजा होती हो। हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, और सुप्रीम कोर्ट ने राहुल जी वाले ने जो डिसीजन दिया है, एक दिन में आपने उस राहुल जी की सजा को समाप्त कर दिया। जो राहुल जी की सजा को न्यायपालिका की आड़ में, जबकि वहाँ प्रावधान था कि 30 दिन में या आगे अपील कर सकते हैं, तो 30 दिन तक तो उसको इम्प्लीमेंट नहीं किया जाना चाहिए, मकान खाली कर देते हैं। ये लोग कुल मिला के गणेश जी को दूध पिलाने वाले लोग हैं, बात का पतंगड़ बनाने वाले लोग हैं। आज कहेंगे सचिन पायलट जी का गहलोत जी का झगड़ा है, तो क्या वहाँ वसुंधरा जी, वहाँ आने के बोले कि गजेंद्र सिंह जी, वहाँ आने के बोले कि राजेंद्र सिंह राठौड़ जी, वहाँ क्या आपके सतीश पूनिया जी, कितने नाम लूँ, करोड़लाल जी मीणा से लेकर घनश्याम तिवारी तक, वहाँ उनको 20 ग्रुप नज़र नहीं आते। यहाँ के 2 ग्रुप नज़र आएंगे, भ्रांति फैलाएंगे कि इनमें फूट है। या फूट तो आपके घर में है। और आज 25 सांसद होने के बावजूद ERPC के मामले के अंदर जो अजमेर भी पेयजल के लिए, पानी के लिए, समस्या के लिए संघर्ष कर रहा है,
आज की तारीख में ये हमारे सांसदों ने ARPC को स्वीकृत कराने का प्रयास किया, क्यों नहीं आता? अगर ARPC में हमारा हो जाएगा पानी की समस्या निदान हो जाती। पर हमारे यहाँ के कुछ करेंगे नहीं, खाली ये बात को घुमा फिरा के कहेंगे सब कांग्रेस में हो रहा है, फलाने जगह हो रहा है। आज भी आप बैठ के मुझसे बात कर रहे हैं, तो इस टाइम के अंदर भी कांग्रेस के मेरे अजमेर उत्तर के विधानसभा के ऑफिस में बैठ के बात कर रहा हूँ ना आपसे, लोगों से मिल भी रहा हूँ, संघर्ष भी कर रहे हैं, लोगों का पूरा मूवमेंट भी कर रहे हैं। इसलिए ये लोग हर मुद्दे के ऊपर लोगों को गुमराह करने की बात करेंगे। आप बात करोगे, आज ये कहेंगे कि पेट्रोल महंगा हो गया, ये कहेंगे साहब डीजल महंगा हो गया। याद कीजिए, मैं आपके चैनल से कहना चाह रहा हूँ, याद कीजिए रात को ठीक 12 बजे GST लागू की गई थी, जश्न मनाया था ना, हम GST लागू कर रहे हैं। GST लागू करने से क्या हुआ कि पहले आपका आटा गरीब जो खाया करता था उस आटे भी GST नहीं थी, पर वो आटा अब GST के दायरे में आ गया है। अगर आपको GST के दायरे में आया तो मैक्सिमम 28% GST है, 5%, 7%, 10% आपने कर दिया, तो पेट्रोल डीजल को GST के दायरे में क्यों नहीं लेके आते हो? अगर पेट्रोल डीजल को GST के दायरे में लेके आते तो आज भी, क्योंकि पेट्रोल डीजल में 150% टैक्स है और मैक्सिमम GST में 28% है, अगर वो उसको लेके आ जाते हैं तो आज 50 से लेके 55 रुपये पर लीटर पेट्रोल डीजल दोनों सस्ता हो सकता है। पर क्यों? कि पेट्रोल और डीजल इस देश में अडानी और अंबानी सप्लाई कर रहे हैं, उनके हितों की रक्षा करने के लिए ये कर रहे हैं। कितने लोग ऐसे भाग के गए? कोई आदमी आया? जितने बड़े जो घोटाले इनके पास के अंदर हुए, ये कहते मैं लाल लाल आके दिखाऊंगी। याद कीजिए आप, राजस्थान के मुख्यमंत्री ने 500 रुपये में गैस सिलेंडर दिया है। और आपने जहाँ सब्सिडी थी वो सब्सिडी आपने समाप्त कर दी। तो केंद्र सरकार कहती है, जहाँ समिति ईरानी थी रोज मटका लेके आ जाती थी, रोज सिलेंडर लेके आ जाती थी। अब जब 1050 रुपये का सिलेंडर है, क्यों नहीं बोलते हैं? जब राजस्थान के मुख्यमंत्री ने 500 रुपये में सिलेंडर दे रहे हैं, हमने 500 हमने कम कर दिए ने, ऐसे 500 आप कम कर दो। आम जनता को मिलना चाहिए और गृहिणी को मिलना चाहिए। पर क्योंकि राजस्थान सरकार के सीमित संसाधन हैं, उन सीमित संसाधनों में काम करने के लिए आपको ये करना पड़ेगा। राजस्थान की सरकार में कोई भ्रष्टाचार नहीं है, भ्रष्टाचारियों को गिरफ्तार किया गया, उनको दंडित किया गया, जेल की सड़कों के बीच में भी बैठाया गया। और सबसे बड़ा उदाहरण है आपका लोक सेवा आयोग का मेंबर कटारा आज भी जेल के अंदर है। प्रलब्धा जी, स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट के अंदर अजमेर को भी शामिल किया गया। जब ऐसा किया गया था तो अजमेर वासी बहुत खुश हुए थे कि अब अजमेर का स्मार्ट स्वरूप देखने को मिलेगा। लेकिन जब यहाँ प्रोजेक्ट शुरू हुआ तो उसकी मूल अवधारणा जो थी उसको बिल्कुल परिवर्तित कर दिया गया। आज अगर आप देखें तो स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट के अंदर कितनी खामियां हैं, और मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने वर्चुअल तरीके से 7 वंडर्स जो पार्क है उसका उद्घाटन भी किया था, और आज NGT ने अब उसको तोड़ने के आदेश जारी कर दिए हैं, पाथवे तोड़ने के आदेश जारी हो चुके हैं। तो आप इसके लिए कहाँ किस हद तक अधिकारियों को और जनप्रतिनिधियों को जिम्मेदार मानते हैं कि कितना भ्रष्टाचार इसमें हुआ है? देखिए, आपकी मेरी जितनी बातचीत हुई, मैं धन्यवाद देना चाहूँगा कि आपने इस मुद्दे को उठाया। हालांकि इसके अंदर अगर आप देखें स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट के अंदर तो ये प्रदेश सरकार के पास में था, और प्रदेश सरकार चाहती तो इसमें हस्तक्षेप कर सकती थी। तो कांग्रेस, चलिए बीजेपी के आप कहते हैं कि बीजेपी के में भ्रष्टाचार था, बीजेपी के जनप्रतिनिधियों ने नहीं आवाज़ उठाई, लेकिन कांग्रेस के जनप्रतिनिधि तो थे यहाँ पर, उन्होंने भी इसको आवाज़ उठाना ज़रूरी क्यों नहीं समझा? आज पाथवे बन गया, 7 वंडर्स गार्डन बन गया, उसके बाद में अब उसको तोड़ने की बात उठ रही है। तो ये तो जनता का पैसा था जो इनके निर्माण में लगाया गया था, अब वो जनता का पैसा तो इस तरह से बर्बाद हो गया। देखिए, ये आपने जो क्वेश्चन पूछा है, मैंने पहले भी आपसे कहा और पुनः कह रहा हूँ कि मैं आपके प्रति बहुत बहुत आभारी हूँ कि आपने अच्छे मुद्दे को आपने टच करने का प्रयास किया। स्मार्ट सिटी 2016 में लागू होती है। कांग्रेस सरकार दिसंबर के अंदर होने की बोले राजस्थान में आती है 2018 में। स्मार्ट सिटी की जो योजना है वो भारत सरकार की योजना है। स्मार्ट सिटी की योजना के अंदर 50% पैसा भारत सरकार का लगता है, 40% पैसा राजस्थान सरकार का लगता है, 10% पैसा नगर निगम अजमेर का लगता है। ये मिलके स्मार्ट सिटी का प्रोजेक्ट तैयार होता है। जब स्मार्ट सिटी 2016 में आए तो हमारे यहाँ से राजस्थान सरकार के मंत्री थे सामान्य वासुदेव देवनानी जी, सामान्य अनीता बघेल जी, दोनों राजस्थान सरकार में मंत्री थी। DPR उनके कार्यकाल में बनी है, नक्शा उनके कार्यकाल में पारित हुआ है,
लाइनिंग एक्शन जो लाइनिंग इनके कार्यकाल में तय हुआ है, कहाँ भी क्या बनेगा। और एक नहीं, मैं आपको 10 कागज़ दे सकता हूँ वासुदेव देवनानी जी के, जो दिवाली के ऊपर अपने लोगों को कार्ड भेजते हैं, नए साल पे जो ग्रीटिंग्स भेजते हैं, उसके अंदर इस पाथवे को अपनी उपलब्धि बता रहे थे कि मेरी कार्यकाल की उपलब्धि है। वो उपलब्धि आज कहाँ चीज हो गई भाई? जब उपलब्धि आपकी है, आप अपने अपने कार्ड में प्रचारित कर रहे हैं। ये कार्ड किसके, मेरे हैं क्या? देवनानी जी के कार्ड है ना। जब देवनानी जी के कार्ड पर ये प्रचारित किया जाता है कि 7 वंडर हमने बनवाया, चले जाइए आप उस रीजनल कॉलेज के ऊपर, रीजनल कॉलेज के ऊपर ये जो आज की तारीख में आपके जो पाथवे बनाए, उसमें भाटा लगा हुआ है देवनानी जी का। वो भाटा मेरा लगा हुआ है क्या? या आपका जो इलेक्ट्रिक जो ब्रिज बना है, इसका भाटा किसका लगा हुआ है? जितने पत्थर लगे हुए हैं इन्होंने इनके लगे हैं ना। और उसके बाद में कोई आदमी नक्शा बना देता है, तो आने वाले आदमी को तो खाली उसमें बिल्डिंग बनानी होती है। एक आपने जो अधिकारी बना दिए, अगर राजस्थान सरकार का इसमें हस्तक्षेप होता तो आप याद कीजिए, स्मार्ट सिटी के अंदर राजस्थान सरकार ने डॉक्टर श्री गोपाल बाईती और राजकुमार जयपाल को मेंबर बनाया था इस काम की समीक्षा करने के लिए। भारत सरकार से डंडा आया कि आप राजस्थान सरकार इसमें हस्तक्षेप नहीं कर सकती, अपना मेंबर, और उन दोनों बनाए मेंबर को विड्रॉ करना पड़ा। जब दोनों विड्रॉ करना पड़ा तो ये किसकी जिम्मेदारी थी? आज अगर पाथवे बनाए जो इन्फोर्समेंट हुए, जो अजमेर शहर के अंदर, आप कहते हो कि सर इसमें कुछ कांग्रेस को बोलना चाहिए था। तो जब आपके टाटा पावर को दिया तो जिला कांग्रेस कमेटी ने अजमेर शहर को बंद करवाया था। इसको नहीं दिया जाना चाहिए। कांग्रेस तो कह ही सकती थी। आज सामाजिक संगठनों ने, कांग्रेस के लोगों ने बार बार समय में कहा, ये जितने स्मार्ट सिटी के काम हुए, कहीं पे बाटे में मेरा नाम है क्या? सब बाटे में नाम देवनानी जी के। बाटे के अंदर हाँ ये कह सकते हो कि अनिता बघेल के वहाँ काम कम मिला, यहाँ ज़्यादा मिल गया, ये तो कह सकते हो। पर वही जब पावर में तुम थे, DPR तुमने बनवाई, सैंक्शन तुमने करवाया, उसके बाद में अब दोष रहने के कांग्रेस में देने के लिए तुम जा रहे हो। क्यों? जब है कि कोर्ट ने डिसीजन कर दिया। जब तुम इलाके में खड़े होते हो, इधर तो जब क्या करते हो, पानी जयपुर भेज देते हो, फिर मटकियाँ लेकर जलदाय विभाग के बाहर के खुद ही फोड़ते हो। तो ये पानी के लिए दोषी कौन है? ये यहाँ भ्रष्टाचार के बारे में यहाँ ये ढंग से काम नहीं हो पाया, ये DPR नहीं बन पाई। मैं निश्चित रूप से कहूँगा पैसे का दुरुपयोग हुआ है। इसके अंदर सरकारी तंत्र के जितने अधिकारी हैं, उनके साथ साथ हमारा जो जनप्रतिनिधि हैं, उनके विरुद्ध भी फौजदारी मुकदमा दर्ज होना चाहिए। क्योंकि ये पैसा किसी की जेब का पैसा नहीं है, भारत का पैसा है, हमारा पैसा है। ये सब पूरा बनाकर किसको देंगे? ये हैंडओवर तो निगम को करेंगे, निगम भी उसको मेंटेनेंस करेगी। तो कल निगम कहाँ तक झेलेगा बेचारा? तो ये जो जितना है, लोग कहते हैं कि जिसका वकील कमज़ोर होता है वो मुकदमा हारता है, और जब हमारा वकील देवनानी जैसा व्यक्ति हो तो हार तो निश्चित है ही हमारी। तो अजमेर यही तो मुकदमा इतने लंबे समय से। अजमेर उत्तर विधानसभा क्षेत्र को सिंधियों का गढ़ माना जाता है। ऐसा माना जाता है कि ये सिंधी समाज की पारंपरिक सीट है, क्योंकि 20 साल से देवनानी जी यहाँ पर काबिज हैं विधायक के तौर पर। तो आपको क्या लगता है कि आप गैर सिंधी समाज से ताल्लुक़ रखते हैं, तो आपकी दावेदारी सिंधी समाज की जो पारंपरिक सीट है इस पर कितनी मजबूत रहेगी? देखिए, एक बात कहना चाहूँगा, हम 1947 की बात करेंगे, हम दूसरे की बात करेंगे। हमारे यहाँ राजस्थान के अंदर 2008 में नया परिसीमन हुआ है। नया परिसीमन होने के बाद हमारे हर विधानसभा क्षेत्र की भौगोलिक जातिगत जो व्यवस्थाएं हैं वो बदल गई। आपका काड़ू की ढाणी से लेकर जयपुर रोड चुंगी तक का इलाका, इसमें आपके पटना बाजार से लेकर कुंदनगर तक का इलाका आता था। केसरगंज से लेकर आपके नया बाजार से होते हुए माहिर कॉलोनी तक का, जो आपका भोपों का बाड़ा से लेकर शास्त्री नगर तक का, जो आपका वैष्णव नगर, ये पूरा जो इलाका था, ये इलाका पहले अजमेर पूर्व का हिस्सा था। अजमेर पूर्व के हिस्से के 45% हिस्सा इस अजमेर उत्तर में मिला। याद कर लीजिए कि उसके पहले आपका बलदेव नगर से लेकर पंसील, पंसील से लोहागल माखड़वाली होते हुए रातीराम चौरसिया नौसर, ये जितनी अरगंदा कॉलोनी वगैरह जितनी जो है, वहाँ से होते हुए ठेठ आपका अजीसर करेगड़ी तक, BK कॉलोनी नगर, हरिबाव नगर, पत्रकार कॉलोनी, और आपका जो है ना कि बोले कि कोटरा आवासी, राणा प्रताप नगर,
ये सब के सब पुष्कर विधानसभा के हिस्से थे। 40% हिस्सा मिला है पुष्कर का। 15% जो पहले अजमेर पश्चिम होता था उसका इलाका मिलके इसका नया गठन हुआ है। अब मेरे यहाँ पे 37 पार्षद हैं। कितने हैं? 37 के अंदर से 3 पार्षद जाति विशेष के, जिनके नाम आप उल्लेख कर रहे हैं, मैं नहीं करना चाहता, मेरे लिए तो आम जनता है। उनके 3 पार्षद हैं, तो 34 पार्षद तो नॉन हैं। तो हमारा यहाँ पे छोटा भारत है। ये अजमेर जो उत्तर है, अजमेर उत्तर के अंदर अगर आप गौर करके देखेंगे तो आपको यहाँ महाराष्ट्र मंडल मिलेगा। तो महाराष्ट्र मंडल का मतलब महाराष्ट्रीय लोग भी यहाँ रहते हैं। आपको यहाँ गुजराती स्कूल मिलेगी तो इसे लगेगा भाई कि आपके यहाँ गुजराती लोग भी हैं। आपको यहाँ बंगाली धर्मशाला मिलेगी तो आपको लगेगा भाई बंगाली भी हैं। मेरे आपके जो गोटा कॉलोनी मिलेगी उसमें मद्रासी लोग भी हैं। मेरे यहाँ जो कर्नाटक इसके केरल के जो लोग मिलेंगे तो आपको लगेगा ये भी है। तो छोटा भारत इस अजमेर उत्तर के अंदर है, जहाँ सभी जातियों का समावेश है। और सभी समावेश के साथ में यहाँ कोई जाति विशेष नहीं है। मैंने आपसे कहा कि तीन वार्ड 34 नॉन कहाँ जाती है। यहाँ देवनारायण जी जो चुनाव जीत रहे हैं, देवनारायण जी जो चुनाव नहीं जीत रहे हैं, देवनारायण जीत रहे हैं बीजेपी के कैडर की वजह से। 84 जगह जो आरएसएस शाखा चलती है उसकी वजह से। और ये दुर्भाग्य है, काम वो करते हैं और वो जाति को सम्मान देने का प्रयास करते हैं ताकि कोई दूसरा आदमी और उभर के आगे नहीं आवे। इसलिए ये नहीं। और मैं तो आज भी आपके माध्यम से शुक्रगुजार हूँ कि मुझे 1-2 नहीं, कम से कम 8-10 हज़ार सिंधी समाज के वोट मिले हैं मेरे को। कौन सी कम्युनिटी थी जिसने मुझे वोट नहीं दिया ना। और नहीं देते तो 70 साल का हाईएस्ट वोट मुझे 60,000 वोट कहाँ से मिल जाता। सभी का समावेश था, सबका आशीर्वाद था। और आज भी मैं चाहता हूँ कि इंदिरा जी का एक नारा था, न जात पर न पात पर, मोड़ लगाना हाथ पर, और खाली केवल मात्र काम पर व्यक्तित्व पर ये आकर वोट लगाना चाहिए। जनता से अपील करना चाहूँगा। आप अजमेर उत्तर विधानसभा क्षेत्र से विधायक पद के लिए दावेदारी कर रहे हैं। अजमेर उत्तर विधानसभा क्षेत्र में अगर देखा जाए तो इस समय जलभराव सबसे बड़ी समस्या है। पेयजल की तो है, क्योंकि आपने बताया उसके बारे में आप जानकारी दे चुके हैं, लेकिन यहाँ जलभराव भी इस वक्त बहुत बड़ी समस्या बनी हुई है कि आना सागर झील जो है उस पर इतना अतिक्रमण हो चुका है। झील जो 12 मील तक फैली हुई थी, 13 किलोमीटर की परिधि में सिमटी, और उसके बाद में अब इसकी परिधि 3 किलोमीटर तक की रह गई है। इसकी वजह से, और इसका जो फुल टैंक लेवल है वो भी काफ़ी कम हो गया है, तो इसकी वजह से 1 घंटे की मामूली बारिश भी आना सागर झील को छलकने पर मजबूर कर देती है, जिसका पानी आसपास के रिहायशी इलाकों में फैल जाता है। आप अगर विधायक बनते हैं तो आप इस समस्या के निदान के लिए क्या करेंगे, ताकि अजमेर, क्योंकि आना सागर झील जो है ना सिर्फ अजमेर उत्तर बल्कि अजमेर दक्षिण को भी पूरी तरह से प्रभावित करती है, शहर के बीचों बीच बनी हुई झील है, तो आप इस समस्या के निदान के लिए अपने स्तर पर क्या काम करेंगे? आप देखिए कि मैंने MA इतिहास में किया है। मैं कोई एंसर में नहीं पढ़ा। पुरानी मंडी में मेरा रौता हाउस है, नगर निगम अजमेर में है। मेरी डेट ऑफ बर्थ बता देता हूँ आपको, निगम से मेरा सर्टिफिकेट निकलवा लीजिए। मैं यहीं जन्मा हूँ, यहीं पढ़ा हुआ हूँ, यहाँ की तमाम बातों से मैं जानकारी रखता हूँ। आपने जो बात कही है, मुझे जनता का आशीर्वाद प्राप्त होगा तो हमारे आना सागर का जो ये स्केप चैनल जो बनाया गया है ये बिल्कुल गलत बना है। क्योंकि आना सागर का पहले हमारा स्केप चैनल है, उठा के देख लीजिए आप। अगर आप 1962 का स्केप चैनल उठा के देखेंगे तो हमारे आना सागर का पानी जब ओवरफ्लो होता था तो नीचे की बस्तियों में नहीं जाया करता था पानी। आना सागर का पानी पहले अंदर आता था, फिर यही पानी लौट कर चोरशावस के तालाब में जाता था। ओवरफ्लो होकर चोरशावस के तालाब में जाता था, और चोरशावस का तालाब जब भर जाता था तो ये जाता था लोहागल के तालाब में, और लोहागल का तालाब भर जाता था तो वो पानी ओवरफ्लो होकर जाता था कायड़ के तालाब में। कभी आप जाके देखिए, ब्रिटिश हुकूमत के इतने बड़े बड़े डैम बने हुए हैं, ये तालाब बने हुए हैं, पक्के तालाब, जो कायड़ में जाता था। और कायड़ का तालाब का पानी भर के जाता था ऊंटड़ा के अंदर, और ऊंटड़ा का पानी जाता है सिंगला के अंदर। सिंगला का पानी आपका रूपनगढ़ की नदी के अंदर मिलकर वो जाता है समर के अंदर, जहाँ नमक पैदा होता था। तो इस पूरी बेल्ट के अंदर एक तो जो एग्रीकल्चर खत्म हो गया जी, खेतों के अंदर पानी नहीं रहा, कुओं का जलस्तर गिर गया, क्योंकि और हमने शहर को खतरे के मुहाने पर लाके खड़ा कर दिया। क्योंकि खतरे के मुहाने पर खड़ा कर दिया, अब इसकी कैचमेंट इलाके के अंदर आपने कॉलोनी बसवा दी। अब कॉलोनियाँ जैसे जो बस गई, तो आप बिल्कुल सही कह रहे हो आप कि आज जो पानी आ रहा है नीचे आज मेरे सागर भी आ रहा है,
वैशाली नगर है, आज आपका ब्रह्मपुरी है, आपका हाथीपाटा है, पूरी बेल्ट के अंदर पानी की तराई मची हुई है जो मेरे उत्तर क्षेत्र के अंदर है। तो हमें क्या करना पड़ेगा कि जो हमारा चोर से आवाज का तालाब से जो आदमी आ रहा था उसकी आव को गहरा करना पड़ेगा। जो पानी हमारे जो जैसे अब हम इसको 16 फुट पे तो लेके नहीं जा सकते, 16 फुट पे लेके जाएंगे तो आपका पुष्कर का जो रोड है उसको क्रॉस करके रीजन कॉलेज में पानी चला जाएगा। तो हमें उसके लिए क्या करना पड़ेगा कि इसको संवैधानिक जो है इसकी DPR बननी चाहिए, लोग बैठना चाहिए, और जो पुराना इसका रास्ता था उसी रास्ते पे इसके पानी को निकालना चाहिए। आज निचली बस्तियाँ हैं हमेशा खतरे में पड़ी हुई है, इस पर हम मनन करना पड़ेगा, चिंतन करना पड़ेगा, इसको हमें दूर करना पड़ेगा। आज मैं अगर चुनाव जीत के आता हूँ तो इस चीज़ को भी करूँगा। मैं अगर चुनाव जीत के आता हूँ तो अजमेर शहर के अंदर एक भी ठेला नहीं रहेगा। जब आज आप सफाई के रूप में अगर जब आप जाकर देखते हैं तो सफाई के रूप में अगर आप देखते हैं तो क्या देखते हैं, नाम सुनते हो आप इंदौर का, तो मेरे अजमेर का नाम क्यों नहीं होगा? हमें ये करना चाहिए कि जितनी हमारे यहाँ जो ठेले हैं उनका सर्वे करवाना चाहिए। अगर 2000 ठेले हैं तो आपका पटेल मैदान किसका है? पटेल मैदान गवर्नमेंट का है। विजयलक्ष्मी पार्क किसका है? गवर्नमेंट का है। इंडोर स्टेडियम किसका है? गवर्नमेंट का है। आज़ाद पार्क किसका है? गवर्नमेंट का है ना। तो हमें दिल्ली के पैटर्न के ऊपर, दिल्ली में आप कभी जाइए, पालिका मार्केट है, पालिका मार्केट सब अंडरग्राउंड बना हुआ है ना, तो आप क्यों नहीं इसके नीचे 5000 शॉप देते हो, और 5000 शॉप इसके नीचे बनाकर ये जितने ठेले वाले हैं जिनको है ना कि हर बार पुलिस वाले से लेकर हर आदमी परेशान कर रहे हैं, उनको हम एक छत दे सकते हैं। एक आदमी अगर 3000 रुपये महीना किराया देगा तो 5000 जो शॉप है उसके करीबन 1.5 करोड़ रुपया निगम को हर महीने की आय होगी। 18 करोड़ रुपए की आय होगी तो सफाई की व्यवस्था अच्छी होगी, शहर मेरा साफ भी होगा, सुंदर भी होगा। अगर आप नीचे शॉप बनाते हो और मैं रहा, शॉप बनेगी और शॉप नहीं बनेगी, उनकी दुकानों को ईयर मार्क करना पड़ेगा कि अगर हमने 30 दुकानें बार को दी है तो इन फ्यूचर में बार कोई सेल करेगा, दूसरे को सेल नहीं करेगा, ताकि पूंजीपति लोग आके उन गरीब लोगों के तबके की ज़मीनें नहीं खरीद ली। अगर बुक सेलर की दुकान है तो बुक सेलर की रहनी चाहिए, तो वहाँ लोग आएँ, नीचे इसके अंदर पार्किंग बने, अपने परिवार के साथ आके आउटिंग करें और परचेजिंग करें। और जब दिल्ली के अंदर कनाट प्लेस के ऊपर पालिका मार्केट है तो पटेल मैदान में नीचे मार्केट क्यों नहीं हो सकता? हमें ये बनाना चाहिए। मैं आपका जो ब्रिज बना है मैं इससे सहमत नहीं हूँ। जितना बड़ा हमने ब्रिज बना के नीचे व्यापारी को हमने ख़त्म कर दिया, जो हमारा व्यापार था उसको समाप्त कर दिया, शहर को 2 भागों में विभाजित कर दिया अपनी। इसकी बनस्पत आज आपका जो ये एम्बेसी होटल है, इसके पास के अंदर पुराना पावर हाउस है। इस पुराने पावर हाउस से अगर आप देखें गंज के पीछे जहाँ गार्डन लोहार बैठते हैं उसका एक लेवल है। इन दिनों में आप अगर आप उदयपुर गए हो, आप कोटा गए हो, तो आप देखो हर जगह सुरंग में आदमी निकल के जा रहा है ना, तो हम एक नीचे से अंडरपास क्यों नहीं देते? यहाँ से किसी का मकान नहीं तोड़ेंगे, एक नीचे से अंडरपास दिया, जिसको दरगाह जाना है, लौंगिया जाना है, इंद्रकोट जाना है, जिसको फायसा रोड जाना है, वो सीधा निकल सकता है। जो आपका मदार गेट है उसमें आपका है ना कि मदार गेट पे जो बाटा कंपनी की दुकान है उस दुकान का लेवल, और यहाँ अजमेर टावर एक लेवल है ना। एक अंडरपास दीजिए ना जिसका आदमी को पड़ाव में जाना है, सी टाकिज पे जाना है, प्लाजा टाकिज पे जाना है, जो डिग्गी जाना है, सीधा नीचे निकल जाएगा ना, तो PR हमारा खाली हो जाएगा हमारा। तो खाली केवल मात्र सुव्यवस्थित रूप से हम लोग उसको काम को नहीं कर पाए। और मैंने आपसे कहा ना कि 50 लोगों को ये रोज़गार नहीं दे पाए। अगर मैं इनकी जगह होता, इन्हीं का डिपार्टमेंट मेरे पास में होता, तो मैं बताऊँ आपको, एक तो बड़ा स्कूल के अंदर इनकी एजुकेशन की ज़मीन पड़ी है। क्राफ्ट के टीचर होते हैं, जो क्राफ्ट का टीचर हर जगह होता है। जब हम क्राफ्ट के टीचर्स को हम 20 क्राफ्ट के टीचर उसमें यहाँ लगवाते, 50-50 का ग्रुप बनाते। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की एक स्किल डेवलपमेंट की योजना है, उसका पकड़ो तो लोग मजाक के रूम में कहेंगे या राजनीतिक दिवस से कहेंगे, मगर वो इतनी शानदार योजना थी। हम उस योजना के तहत के अंदर 50 आदमी का यूनिट बनाते। हम मार्बल की जो सैलरी जो वेस्टेज जारी है उसको और गोठन से चुना मंगवाते, और मंगवा के अगर हम यहाँ खाली चौक बनवाते तो 1000 आदमी को रोजगार मिलता। और राजस्थान की स्कूलों में ही शिक्षा मंत्री जी सप्लाई करवा सकते थे। तो हमारे ये जब आज की तारीख में आयुर्वेद में चम्रप्राश बनाने वाले की ड्यूटी है कि नहीं? तो काम देने की इच्छा शक्ति होनी चाहिए, आपके पास विजन होना चाहिए, आपके पास सोच होना चाहिए। और आपको सबसे बड़ी चीज़ है
कि ये याद रखना चाहिए कि जिस दिन आप चुनाव जीतो, जिस दिन आप शपथ दे रहे हो, 5 साल में से एक दिन आपका कम हो गया है। ये पहले दिन से आपको याद रखना चाहिए कि आपको इन बिटवीन 5 साल के दायरे में तो अपना काम करना है और काम करके परिणाम देना है, क्योंकि आने वाले टाइम के अंदर लोग रिजल्ट मांगेंगे, रिजल्ट देखेंगे, आप और मैं रिजल्ट कहाँ से देंगे। इसलिए क्योंकि ये अजमेर मेरा है, मैं जन्मा हूँ, मैं मेरा भाई दोनों हाथ पकड़ के पुरानी मंडी में जो लड़ा था उससे तुबड़ा स्कूल पढ़ने जाते थे, रेलवे लाइन को हम क्रॉस करके जाते थे। ये पीड़ा है हमारे पास में, हमारा कोई बैकग्राउंड नहीं है, हम तो आम आदमी हैं। इस शहर में स्कूटर पर चलें, ये शहर हमारा है, मैं शहर का हूँ। आने वाले समय पे निश्चित रूप से मैं शहर को सुधारने का प्रयास करूँगा, क्योंकि मेरे यहाँ पे मुझे भी मेरा अंत समय इस ज़मीन में मैं पैदा हुआ हूँ, एक दिन इसी ज़मीन में मिल जाऊँगा। जब मैं मिलूँ तो मैं सब चाहता हूँ कि आदर से मेरा नाम लिया जाए, सम्मान से मुझे पुकारा जाए, और अजमेर की आम जनता सम्मान के साथ अगर आपको कब देखेगी, जब आप उनका बेटा बन के काम करने का प्रयास करोगे। मैं अजमेर के लिए हमेशा कहता हूँ कि मेरा जब तक जय अजमेर जिंदाबाद नहीं होगा, अजमेर क्योंकि हमारा इतिहास बहुत समृद्धशाली है, तो आने वाला भविष्य को उनको समृद्धशाली बनाने की जिम्मेदारी आपकी मेरी है। आखिरी प्रश्न, पार्टी अगर धर्मेंद्र राठौर को टिकट देती है तो आपका स्टैंड क्या रहेगा नॉर्थ से? देखिए, मैं बताऊं आपसे, आज की तारीख के अंदर मुझे मालूम है कि जो आपने सवाल पूछा है ये काल्पनिक सवाल पूछा है, और काल्पनिक सवाल का मैं अगर कोई जवाब दूं तो ये ठीक भी नहीं होगा। राजनीति में एक बार पट नहीं चलता है, राजनीति में यथार्थ होता है, और मुझे पता है अजमेर की जो कांग्रेस पार्टी है वो कभी भी अजमेर के हितों के साथ कुठाराघात नहीं करेगी, अजमेर को न्याय देगी, अजमेर की कांग्रेस को मजबूत बनाने का प्रयास करेगी। ये थी हमारी खास बातचीत महेंद्र सिंह रलावता जी के साथ, जो अजमेर को अपनी कर्मस्थली मानते हैं। अजमेर में पैदा हुए महेंद्र सिंह रलावता अजमेर को अपनी कर्मस्थली मानने के साथ साथ अपनी कर्मभूमि बताते हुए इसकी जय जयकार करते हैं। अजमेर की राजनीति में सक्रिय रूप से भागीदार रहे हैं, अजमेर की हर एक समस्या से रूबरू रहे हैं, और इसीलिए ये अजमेर को बेहतर तरीके से जानते हैं, और यही चीज़ें इनके जहन में हैं, और इसीलिए इन्होंने अपना विज़न उसी हिसाब से तय किया है। तो महेंद्र सिंह रलावता से ये थी हमारी खास बातचीत, जो अजमेर उत्तर विधानसभा क्षेत्र से कांग्रेस के प्रत्याशी हैं। मैं मनीषा शर्मा, द डेजर्ट एक्सप्रेस के साथ।